दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूं। आज इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं 70th बीपीएससी के लिए, एंड वो है बिहार का बजट। अगर इकोनॉमिक्स की बात करोगे आप तो इकोनॉमिक्स आपका तैयारी पूरा नहीं होता है जब तक कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं कर लेते हैं। बिना बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आपकी तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती है इकोनॉमिक्स की। बीपीएससी दबा के क्वेश्चन पूछती है बजट और सर्वे से, इसीलिए इसको करना जरूरी है। दूसरी बात ये कि ये बिहार बजट है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, हम लोग उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे भी लेके आ जाएंगे। इंडिया का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे करा देंगे। ऐसा करा देंगे कि उसके बाद में गलत कुछ नहीं होने वाला है। ये लेक्चर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे, जिससे ये बस चेक करेंगे कि जो आप सुने हैं वो सही से सुने हैं कि नहीं सब, बस ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। बजट की अगर हम बात करें तो बजट कहीं पे भी संविधान में मेंशन नहीं है। ये जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि बजट कहीं पे भी मेंशन नहीं है। मेंशन क्या है फिर? मेंशन है आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है वर्ड मेंशन। ये है आर्टिकल नंबर 112 में दिया हुआ। आर्टिकल नंबर 112 जो सेंटर के लेवल पे जो बजट पेश की जाती है उससे रिलेटेड है। स्टेट के लेवल पे इसमें आप 90 जोड़ दीजिए तो आर्टिकल नंबर 202 मिलता है, और 202 इज अबाउट स्टेट में जो बजट पेश होता है, और आर्टिकल नंबर 112 सेंटर पे जो बजट पेश होती है उससे रिलेटेड है। सेंटर में क्या बोला जाता है कि भाई प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है कि आप सारे फाइनेंशियल ईयर में, एवरी फाइनेंशियल ईयर में दोनों हाउसेज में, बोथ द हाउसेज में एक एस्टिमेट आप पेश कराइएगा। रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का कितना आया और कितना खर्चा हुआ, इसका एक एस्टिमेट बोथ द हाउसेज में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेश कराने की, और इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। वही अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर को वो जिम्मेवारी दी गई है जो वहाँ पे प्रेसिडेंट को है। गवर्नर को ये जिम्मेवारी है कि दोनों हाउसेज में, हमारे यहाँ बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो इन दोनों हाउसेज में गवर्नर का जिम्मेवारी है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर का एक ब्यौरा देंगे, और इसी को हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस संविधान में मेंशन्ड है। अगर कोई वित्त मंत्री पेश करता है बजट तो वो भी बजटे बोलता है, न्यूज़ वाले भी बजट ही बोलते हैं, हम लोग आम भाषा में भी बजट का ही वर्ड यूज करते हैं। तो बस ये जो है ना बोलने के लिए है कि हाँ भाई बजट यहाँ पे वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन बजट आम भाषा में हर जगह बजट ही चलता है। तो हम वही एक रिकमेंडेशन देंगे सरकार को कि आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह बजट कर दो यार। बिना मतलब का जो है ना कोई इसको बोलता तो है नहीं, ठीक है। एनीवे देखो 112 और चाहे 202 यही सिर्फ नहीं बोलता है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ भी बोलता है, और वो क्या है? वो ये बोलता है कि जब भी आप एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं बजट में, आपको क्या दिखाना है? रिसीट दिखाना है और एक्सपेंडिचर दिखाना है। तो जब एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं तो आप इसको दो पार्ट में तोड़िएगा। एक तो आप तोड़िएगा चार्ज एक्सपेंडिचर, जो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होगा। कंसोलिडेटेड फंड नहीं पता है? अभी बता रहे हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ। चार्ज एक्सपेंडिचर एक होगा और बाकी का एक अदर एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आ गया बात? कि आप चार्ज को अलग से दिखाओगे और बाकी के एक्सपेंडिचर को अलग से दिखाओगे। यही नहीं, अभी सुनिए। और ये बोलता है कि नहीं, एक्सपेंडिचर में आपको एक और चीज़ करना है। एक्सपेंडिचर में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग दिखाना है। रेवेन्यू अकाउंट वाला जो एक्सपेंडिचर है उसको अलग दिखाना है बाकी सारे एक्सपेंडिचर से। तो बाकी एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। इसी तरीके से बजट का जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि संविधान की ये मांग है कि आप चार्ज एक्सपेंडिचर को अलग से दिखाइए बाकी से, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग से दिखाइए बाकी से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यही सेम चीज़ इधर भी कहानी है स्टेट के लेवल पे, तो ये आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें शायद थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा जो लोग नए होंगे, कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है, वो क्या है, और दूसरा कि फाइनेंशियल ईयर क्या है यार। ये हम लोग तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को एकदम मार पटाखा वटाखा छोड़ के एकदम पूरा खुशी मनाते हैं, न्यू ईयर की बात करते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो दोनों चीज़ों को अभी फटाफट समझ लेते हैं। जो भी गवर्नमेंट का अकाउंट होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में मेंटेन करते हैं, और वो 3 पार्ट हम नहीं, अरे हेलो, हम नहीं, संविधान बोला है। संविधान आर्टिकल 266, 200 और 267 में बोला है कि गवर्नमेंट के अकाउंट को 3 पार्ट में आप रखिए। वो 3 पार्ट में पहला पार्ट है कंसोलिडेटेड फंड। सेंटर के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा नेशन के लिए, और स्टेट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होगा, अलग अलग रहता है। दूसरा आपको है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, और तीसरा है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी के लिए, ठीक है। अब समझो क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड वो होता है स्टेट के लेवल पे अलग है, नेशन के लेवल पे अलग है। कंसोलिडेटेड फंड में वो सारे पैसे आते हैं जो कि आपको रेवेन्यू से आ रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सब होता है ना, कि भाई आपको जो इनकम टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जितने सारे हैं वो सब इसमें आ रहे हैं। नॉन टैक्स फी, फाइन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जो है आपको इसमें आ रहे हैं। लोन आप कहीं से अगर ले रहे हैं वो आपको इसमें आएगा। चाहे आप लोन किसी को दिए हुए वो आपको पैसा वापस दे दिया, तो ये सारा जो आपका अर्निंग, चाहे जो भी पैसा आ रहा है सरकार का, वो इसमें जाता है।
तो पब्लिक अकाउंट में क्या जाता है? पब्लिक अकाउंट में जो भी कंसोलिडेटेड फंड में गया उसके अलावा जो भी पैसा है वो पब्लिक अकाउंट में जाता है। तो बोलोगे पब्लिक अकाउंट में फिर क्या जाता है? तो उस टाइप का पैसा जाता है जिसको कि सरकार जो है ना बस एज अ बैंकर रखती है और बाद में इसको लौटाना पड़ता है। जैसे मान लो कि प्रोविडेंट फंड में जो सरकारी एम्प्लॉय ये सब जो भी हैं, प्रोविडेंट फंड में आप लोग जो पैसा रखते हैं तो क्या होता है, बाद में आपको पेंशन के टाइम में आपको देना पड़ेगा। तो सरकार बेसिकली बैंकर की तरह काम कर रही है, ठीक है। चाहे आपको स्मॉल सेविंग्स अगर आप कहीं कहीं पे कुछ कुछ में लगा रहे हैं, ठीक है, कन्या उन्या के लिए, छोटे छोटे बालिका गर्ल्स के लिए जो है सेविंग अकाउंट ये सब गवर्नमेंट खुलवाती है और बाद में बोलते हैं कि 18 साल के बाद में वापस दे दिया जाएगा। ये सब सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर ये सब करा रहे हैं तो ये सबको पैसा को वापस सरकार को देना पड़ता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाने पे। दैट इज़ पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में इसमें आपको बैंकर या ट्रस्टी की तरह काम करती है सरकार और इसमें पार्लियामेंट का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है इसमें से पैसा निकालने के लिए, क्योंकि सरकार अपने खर्चा के लिए पैसा इसमें से नहीं निकाल रही है। तीसरा कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड इम्प्रेस्ड की तरह होता है। इम्प्रेस्ड का मतलब पैसा एक स्पेसिफिक फंड है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया, भाई डिजास्टर आ गया, कुछ भी इमरजेंसी हो गया तो इसमें से पैसा निकाला जाता है और ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है, लेकिन इसको ऑपरेट करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। और ये सब संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल 266, 267, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड से अगर आपको पैसा निकालना है तो आप बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप नहीं निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड से पैसा, ठीक है। इसीलिए बजट की जब हम बात करेंगे तो देखना कि एक बिल भी पास होता है कि भाई बजट तो हमने पास कर दिया, अब हमको खर्चा अगर करना है तो पैसा तो हमको निकालना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड से, क्योंकि इसी में तो सारा पैसा आ रहा है भाई, रेवेन्यू का भी, लोन का भी, सारा टैक्स वोक्स सब तो इसी में जा रहा है, तो इसमें से निकालना ना पड़ेगा। और निकालने के लिए बोल रहा है कि पार्लियामेंट का तुम परमिशन लो, तो पार्लियामेंट का परमिशन लेने के लिए हम बिल लेके आते हैं फिर। तो इसलिए बजट का जब देखोगे आप पूरा एक प्रोसेस जो नीचे में हम लोग देखेंगे तो उसमें एक बिल भी पास होता है जिसके थ्रू हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेके आते हैं। दोस्त समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पहला चीज़ ये समझ गए कंसोलिडेटेड फंड सब क्या है। दूसरा, क्या कन्फ्यूजन हो रहा था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो अगले साल के 31 मार्च तक जाता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जैसे मान लो कि हम लोग 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है, ये कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल अभी 2024 से जो शुरू हुआ 2024 से, और ये जाएगा 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर होता है एंड जो भी बजट पेश होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। इसका मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। ठीक, समझ में आ गया बात? अब हम लोग देखे थे कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। ये चार्ज एक्सपेंडिचर कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? हमने बोला ना कि चार्ज एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर हैं जिसके भी डिस्कशन तो हो सकता है हाउसेज में, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हो सकती है। उसको वोट करके ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है उसके नंबर्स को, वो फिक्स रहेगा। तो देखो यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर रटने का बहुत बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं कि तीनों जो स्टेट के आर्म्स होते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक होता है, एक आपका होता है लेजिस्लेचर और एक आपका होता है जुडिशियरी। इन तीनों आर्म्स के जो हेड हैं उनका सैलरी वैलरी पेंशन उनसन सब जो होता है वो चार्ज होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है? हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं हम लोग? एग्जीक्यूटिव के हेड प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट के जो सैलरी वैलरी होगा सब चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, यस और नो। लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की मतलब बोथ हाउसेज की बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन प्रिजाइड करते हैं? स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, अगर स्पीकर ना रहे तो चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में। तो इन सब के सैलरी वगैरह जो है ये सब चार्ज रहते हैं क्योंकि ये हेड हो गए यहाँ के, ठीक। और जुडिशियरी में कौन है हेड? सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेज का सैलरी पेंशन सब चीज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। लेकिन अब ध्यान देना यहाँ पे, हेलो इधर। लेकिन हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका पेंशन चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। उनका जो सैलरी है, लेकिन उनका जो सैलरी है वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। वो भी चार्ज ही है, सैलरी भी चार्ज ही है हाई कोर्ट के जज का, लेकिन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज है। और यहाँ पे जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है। बस इतना ही डिफरेंस है, इतना बस आप रट लीजिए, काम बन जाएगा। अब देखो बजट का अगर हम लोग प्रोसेस पूरा समझे तो बजट का प्रोसेस ऐसा होता है कि सेंटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है। जैसे निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट की थी, और वो बजट जब प्रेजेंट होता है दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में जनरल डिस्कशन होता है, अगले दिन टाइप ऐसे जनरल डिस्कशन होता है।
उस पर जनरल डिस्कशन दोनों हाउस में होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में होगा। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए दोनों हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, मतलब कि स्थगित कर देता है कि चलिए अब आराम से थोड़ा चिल मारिए। चिल मारने के बाद में 3-4 दिन 10 दिन बाद जब ये लोग आते हैं तो अब राज्यसभा का यहाँ पे काम खत्म हो गया। जनरल डिस्कशन के बाद में राज्यसभा का कोई काम नहीं है बजट के प्रोसेस में। उसके बाद लोकसभा में बस जो भी होता है लोकसभा में होता है। जब फिर से हाउस आती है तो हम पॉलिटी में पढ़ाए हुए हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, 24 ऐसे डिपार्टमेंटल रिलेटेड DRSCs हैं जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। और ये बेसिकली क्या करती हैं कि जैसे मान लो कि भाई ये डिपार्टमेंट इतना पैसा मांगा है, वो डिपार्टमेंट उतना, होम वाला कोई हेल्थ वाला है ना, फाइनेंस वाला, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इतना पैसा जो है डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो कमिटीज़ होती है ये देखती है कि हाँ भाई कितना क्या डिमांड किया है, सब चीज़ किया है। और ये लोग क्या करते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। ये 24 आपके DRSCs हैं, लेकिन मिनिस्ट्री तो अराउंड 100 है, तो मतलब एक DRSC लगभग 5 मिनिस्ट्री को कवर करती है। ठीक, और ये बेसिकली सारे मिनिस्ट्री के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स बना देंगी। ठीक, और उसके बाद में ये डिमांड फॉर ग्रांट्स को जो है डिस्कशन किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा और सारा चीज़ उसके बाद में क्लियर होता है। अब देखो जब ये सारा चीज़ हो गया, आपने वोट कर दिया कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट को चाहे इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट तो उसका पास हो गया है, तो अब उसको पैसा चाहिए ना, उसका तो पास हो गया तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, तो कंसोलिडेटेड फंड से कैसे पैसा आएगा, उसमें तो पार्लियामेंट का हमको परमिशन लेना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट का परमिशन लेने के लिए हम लोग एक एप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं जो कि एक मनी बिल है। और ये सब मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, अगर ये सब में दिक्कत है आपको तो प्लीज़ हम लोग का जो है हुंकार बैच चल रहा है प्रीलिम्स का, ये सब डाउट नहीं रखना है। कहीं से आप देख लो, अगर नहीं तो हम लोग के यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट क्लियर एकदम करके चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 78 BPSC में सीट भर के आ रहा है, 8 लाख लोग जो है भरने वाले हैं। 68-69 में 3-3, 4-4 लाख लोग बस भरते थे। तो बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है। यू कैन नॉट अफोर्ड to do wrong in a simple question. You cannot afford to do wrong in a straightforward question, and you will have to take an edge also over some really good questions, जो कि अच्छे क्वेश्चंस होंगे बाकी के लिए, लेकिन आप उसको भी सॉल्व करके उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुंकार बैच का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, एक्सपेंडिचर के लिए, जैसे कंसोलिडेटेड फंड से हमको पैसा निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल लेके आते हैं, और वो आर्टिकल 114 में मेंशन्ड है। जब ये हो गया तो अब भाई टैक्सेस, हम बस पैसा निकाल लेने से काम नहीं ना चलेगा, उसमें पैसा भरना भी पड़ेगा। जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें पैसा भरना भी पड़ेगा, तो टैक्स वैक्स करना पड़ेगा। अब टैक्स करने के लिए भी ये बोला गया है कि कोई भी टैक्स आपको इम्पोज अगर करना है तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको लॉ बनाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव अपने मन से कोई भी टैक्स लेके नहीं आ सकती है। ये आर्टिकल में दिया हुआ है, नीचे अभी जस्ट आपको दिखा देंगे। जैसे देखिए ये अगर आप आर्टिकल देखिएगा तो आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि नो टैक्सेशन विदाउट लॉ, कोई भी टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं बिना कानून बनाए। और आर्टिकल 266 क्या बोलता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते हैं बिना लॉ बनाए। तो एक्सपेंडिचर करने के लिए हम एप्रोप्रिएशन बिल लेके आ गए, और टैक्सेशन, कोई भी टैक्स अगर हम लोग को लेके आना है तो उसके लिए हम लोग फाइनेंस बिल लेके आते हैं। समझ में आ गया। और ये जो है लास्ट में फाइनली 31 मार्च तक सारा चीज़ होता है, और उसके बाद में कहानी बजट की पूरी खत्म होती है। अब समझो बात, अब हम लोगों ने क्या समझा था कि बजट ने बोला कि भाई रेवेन्यू वाला साइड को अलग रखो बाकी साइड से, तो हमने क्या बोला कि बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रेवेन्यू बजट एक तरफ और कैपिटल बजट एक तरफ। रेवेन्यू बजट में क्या होगा, कोई भी देखो बजट का मतलब क्या होता है, कोई भी बजट का कि भाई उसमें कुछ आप पैसा डाल रहे हो, कुछ आ रहा है। बेसिकली आय और व्यय का आप एक लेखा जो है वही बजट है। जैसे हम लोग घरों में भी करते हैं कि भाई कितना सैलरी है और कितना खर्चा होगा, सारा चीज़ एक बार करना पड़ता है, राइट। अब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है अमेजॉन पे, लेकिन सैलरी आएगी तब तो पैसा उसमें खर्चा होगा, चाहे घर से आएगा तब तो उसमें जो है कुछ ऑर्डर किया जाएगा। उसी तरीके से कोई भी बजट इसी तरीके से काम करता है, आय और व्यय। तो रेवेन्यू बजट का मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू रिसीट, कितना रेवेन्यू में रिसीट आया और कितना हमने एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा किया। ठीक, उसी तरीके से कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू में किस किस जगह से हमारे को पैसा आता है, तो एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स में हो गया इनकम टैक्स, ये सब जो है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स जो है, और इनडायरेक्ट में GST ये सब हो गया, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी ये सब हो गया। तो ये आपका टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स के थ्रू आ रहा है। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे मान लो इंटरेस्ट आपको कुछ आ रहा है, किसी सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ है तो लोन का इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। कुछ सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका डिविडेंड या प्रॉफिट मिल रहा है। कहीं पे फ़ी, फाइन, टोल वगैरह ये सब पे आप देखते हो रोड पे आपको फ़ी वो देना पड़ता है। उसके बाद में ग्रांट्स इन एड में भी मिलता है,
सेंटर से ग्रांट्स इन एड भी मिलता है, तो ये सब भी है। और स्टेट के लिए आपको मैं बताऊंगा कि रेवेन्यू रिसीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है कि शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। सेंटर में आपको पता है ना, आपको पता है ना कि जो फाइनेंस कमीशन है वो बेसिकली यही बोल रही है, 15th फाइनेंस कमीशन यही बोल के गई है कि 41% सेंटर के टैक्स में स्टेट का शेयर है। तो वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट जो है जरिया बनता है स्टेट के रेवेन्यू रिसीट का। और हम लोग देखेंगे आगे में कि किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है बिहार के लिए भी। कैपिटल बजट की तो रेवेन्यू रिसीट हो गया। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ पे होता है, ये सब तो हम लोग के पास पैसा आ रहा है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा कहाँ करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि भाई डे टू डे वर्किंग के लिए, सरकार के डे टू डे वर्किंग के लिए जो पैसा खर्चा हो रहा है उसी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इससे कुछ आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, बस खाता पीता चलता बनता, बस वही चीज़ चल रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे सैलरी हो गया, अब भाई जितने कर्मचारी हैं उनको आप सैलरी दे रहे हैं बस चलाने के लिए, उससे ऐसा नहीं हो रहा कि आपका एक्स्ट्रा कुछ हो जा रहा है, बस वो मेंटेन करने के लिए, सेम लेवल को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू स्पेंड दिस रेवेन्यू वाला जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट हो गया, आप लोन किसी से लिए हुए हैं, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं, आप सब्सिडीज़ वैसे मान लो कि फूड पे मिलता है सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे जो आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राशन कार्ड, ये सब पे सब्सिडी मिलती है ना। उसके बाद में पीएम किसान तो खैर दूसरा चीज़ हो गया। उसके बाद में आपको अलग अलग एलपीजी पे भी सिलेंडर पे भी आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये सब से आप कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये डे टू डे का हो गया। डिफेंस, अगर मान लो कि हमारे जो है सोल्जर्स लोग बॉर्डर पे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स वी आर सेफ एंड सिक्योर, बट उससे कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हो रहा है। डे टू डे फंक्शनिंग के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया बात। अब कैपिटल बजट की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल बजट में भी कैपिटल रिसीट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीट में क्या क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है कैपिटल वाले हेड में, तो डेट और नॉन डेट दो टाइप के हैं। डेट वाले कौन से कैपिटल रिसीट हैं, डेट जिससे डेट क्रिएट हो रहा है, कर्जा हम पे आ रहा है। तो कर्जा कैसे होता है भाई, हम लोन ले लेंगे तो हमारे पे कर्जा हो जाएगा, या किसी से हम बोरो कर रहे हैं। देखो बोरो का मतलब होता है कि सरकार जो है ना अपने ही किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रही है, ये भी एक तरीके का लोन ही है, बट इसको बोरोइंग बोलते हैं। जैसे आरबीआई से पैसा ले लिया सरकार तो इसको बोरोइंग बोलते हैं। लोन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एजेंसी से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या किसी और देश से हम लोग पैसा ले रहे हैं, उसको लोन बोलते हैं। तो वो डेट क्रिएट हो रहा है, उसको वापस करना पड़ेगा। और नॉन डेट कैसा होता है कि भाई जो लोन हमने दिया था किसी को, वो रिकवरी हो गया, वो वापस हमको दे दिया, तो दैट इज़ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। या फिर हमने, हमारा कोई कंपनी था उसमें हमने कुछ शेयर को डिसइन्वेस्ट कर दिया, बेच दिया, तो उससे जो पैसा आया वो भी नॉन डेट। उसको हमें ऐसा थोड़ा है कि बाद में किसी को देना पड़ेगा, देना की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दे देना बस, कि यहाँ पे इंटरेस्ट, जब आप कोई भी लोन लिए हुए हैं, कोई भी लोन जब आप लिए हुए हैं तो उस पर जो है इंटरेस्ट आपको आ रहा है। सॉरी, एक ऐसा समझो, पहले कोई भी लोन तुम दिए हुए हो किसी को, तो आप दिए हुए तो जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट में डालते हैं। लेकिन जब वो लोन पूरा वापस दे दिया तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीट में डालते हैं। ये बात ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लोन जो आप दे रहे हो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने लोन किसी से लिया हुआ है और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। समझ में आ गया। मतलब इंटरेस्ट वाला पार्ट बेसिकली यही समझो रेवेन्यू का पार्ट है, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर आ रहा है या तुम जा रहा है तो वो जो है कैपिटल का पार्ट है। बस इतना ही समझना है। तो ये हो गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है कि भाई गुड्स वगैरह में, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब में हम खर्चा कर रहे हैं, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन हम किसी को दे रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं कहीं कहीं पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो आ रहा है वो रेवेन्यू रिसीट हो गया। देखो डिविडेंड और प्रॉफिट होता है, हम इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, वो रेवेन्यू का पार्ट है। जो रेगुलरली मिले या रेगुलरली देना पड़े उसको ऐसा समझ लो आप कि वो रेवेन्यू का पार्ट होगा। सैलरी हमको रेगुलरली हर महीने देना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। इंटरेस्ट हमको हर महीने रेगुलरली मिलेगा तो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट हो गया। इस तरीके से आपको समझना है। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि जितना हमको रेवेन्यू में आया और हम कितना खर्चा किए। भाई एक्सपेंडिचर अगर कम है और एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है और रिसीट अगर कम है, मतलब कि हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो वही हो जाता है डेफिसिट, कि आप कितना खर्चा किए और आपके पास कितना आया। ठीक वही अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर हमने कितना किया है उसको आप जोड़ो, तो टोटल एक्सपेंडिचर बजट का कितना हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर,
यही तो दोनों एक्सपेंडिचर में अगर आप देखोगे तो यही तो है, यहाँ पे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यही दोनों एक्सपेंडिचर है, टोटल ये हो गया। माइनस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट कितना है आपका, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट है, एक्सेप्ट बोरोइंग, जो आपने डेट वाला कर्जा वाला काम किया है, किसी से उधारी लिया है, कहीं से किसी एजेंसी से लिया है, तो वो सबको आपको हटाना पड़ेगा। टोटल रिसीट में से आप वो सब अगर हटा दोगे तो उसको फिर रखोगे एंड टोटल एक्सपेंडिचर में से घटाओगे उतना, तो जो भी आता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। देखो बजट में जो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो आपको आ रहा है, टोटल जो खर्चा आपका हो रहा है, टोटल जो रिसीट है टोटल एक्सपेंडिचर वो बराबर होती है जनरली, तो उसको बजट डेफिसिट हम लोग जीरो कहते हैं। तो इसको अगर आप देखोगे, बोरोइंग को हटा के बाकी सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कट पिट कर दिए हैं, तो ये टोटल इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये टोटल बोरोइंग के बराबर होगा। समझ में आ गया बात? जैसे मान लो, समझो मेरी बात को, हम बोल रहे हैं कि 17 लाख करोड़ मान लो कि खर्चा हमारा हो रहा है, एक्सपेंडिचर टोटल है, और हमारे पास 13 लाख करोड़ ही रुपया है टोटल, मतलब जो रेवेन्यू से आया, जो कैपिटल से नॉन डेट वाला आया है, जो कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से आ गया, चाहे किसी ने लोन चुकता कर दिया तो 13 लाख करोड़ ही बना। तो भाई अब खर्चा तो लेकिन 17 लाख करोड़ का है, तो 4 लाख करोड़ अभी हमें और चाहिए, तो वो हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं या बोरोइंग कर लेते हैं। तो लोन या बोरोइंग यहाँ पे फिर हम डेट वाला पार्ट में आ जाते हैं, समझे? लोन या बोरोइंग कर लिए तो 4 लाख करोड़ यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब समझो ये जो बोरोइंग किया है यही इन दोनों का माइनस भी है। जितना आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करोगे एक्सेप्ट बोरोइंग, वो बोरोइंग के बराबर ही आएगा, क्योंकि टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है। अब समझ में आया तो ठीक है, आना तो रट लो भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बिहार बजट की ओर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये सब ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी ज़रूरी होती है, नहीं तो आपको सीधे कहीं भी आप जाओगे तो डेटा वोटा दे देता है कि रटाते रहो भाई, एकदम पूरा बैल जैसा बन के, हैं ऐसे थोड़े होता है। अब देखो बिहार बजट 2024-25 की अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इसको पेश किया है। देख रहे हो वित्त विभाग है 2024-25, ये डिप्टी सीएम भी हैं। डिप्टी सीएम का कितना पावर है, उतना ही पावर है जितना डिप्टी कलेक्टर का पावर है। डिप्टी कलेक्टर का कितना पावर है, कुछ हो नहीं, ठीक है। तो आप जो है ना डिप्टी सीएम बस एक सेरेमोनियल पोस्ट टाइप का है। मेन पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री से आता है, फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इनको पावर है, और एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बजट को पेश किया। और कब पेश किया है, 13 फरवरी 2024 को इन्होंने पेश किया। अब देखो जब भी बजट जब पेश होता है तो 3 डेटा दिया जाता है, बजट एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट और एक्चुअल एस्टीमेट। अभी जैसे ये पेश कर रहे हैं तो ये तो 2024-25 के लिए कर रहे हैं, समझो आप बात को। जब ये 13 फरवरी 2024 को जब ये बजट पेश कर रहे हैं तो ये 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के लिए पेश कर रहे हैं। और 2024-25 वाला कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल 2024 से। और ये 13 फरवरी को ही पेश कर रहे हैं बजट, तो मतलब ये आगे का पेश कर, अभी इनको ज़्यादा पता है नहीं, एस्टीमेट ही बस बना रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। तो बजट एस्टीमेट पे इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर आता है बजट प्रेजेंट करने के दौरान, वो 2024-25 का आएगा, क्योंकि आगे का आप बता रहे हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट जो होता है वो पिछले साल का होता है, कि भाई जो हम पिछले बार जो बजट एस्टीमेट बनाए थे उसका हम रिवीजन थोड़ा किए, क्योंकि अब पूरा साल बीत गया है। तो 2023-24 का रिवाइज्ड एस्टीमेट पेश होता है। और एक साल पुराने वाले का 2022-23 का आपको एक्चुअल एस्टीमेट पता चलता है कि एक्चुअली इतना खर्चा हुआ, एक्चुअली ऐसा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंडिचर और रिसीट का ये बेसिकली एक एस्टीमेट है जो बजट होता है। तो कितना है एक्सपेंडिचर, कितना है रिसीट, तो ये एस्टीमेट है टोटल सारे, क्योंकि 2024-25 का ये बजट है। तो ये तो जब 2025 का 31 मार्च खत्म हो जाएगा तब ना हमें पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तो बस ये एस्टीमेट है, ऐसा समझो आप, ठीक। तो एस्टीमेट में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 2,78,725.72 करोड़। अब पॉइंट के बाद में जो डेसिमल वाला जो है उसको हटा दो, इसीलिए हम लिख के काट दिए, नहीं तो नहीं लिखते ना तो कोई बोलता कि ना नहीं तो गलत है, आप लोगों में से कोई, इसीलिए उसको हम लिख के काट दिए हैं। लेकिन रटने वाला जो चीज़ है वो 2,78,725 करोड़, इतने का बजट हम लोग का पेश हुआ, इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो रिसीट भी इसी के आसपास में रहेगा, 2,78,925 करोड़, 200 जो है एक्स्ट्रा रिसीट आता है। देखोगे बिहार का अगर बजट ना तो हर साल 200 करोड़ एक्स्ट्रा ही लोग रखता है, ठीक। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2,78,725 करोड़ है, इसको आप एकदम रट लो,
रटना पड़ेगा। 2,78,725 करोड़, 2,78,725 करोड़, 2,78,725 करोड़, ऐसे रटना पड़ेगा। इस टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 2,25,676 करोड़, 2,25,676, 2,25,676, 2,25,676 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 53,048 करोड़। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो बहुत कम होता है। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो इट इज़ 80.97% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है दोस्त? 19.03%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80.97% और कैपिटल एक्सपेंडिचर 19.03%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? 80.97%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 19.03%। ये याद रखना पड़ेगा। रिसीट हमने क्या बताया? 2,78,925 करोड़, 2,78,925 करोड़ है। इसमें रेवेन्यू साइड से कितना रिसीट आ रहा है? 2,26,798 करोड़, 2,26,798 करोड़। और कैपिटल रिसीट कितना है? 52,127 करोड़, 52,127 करोड़, 52,127 करोड़। रटना पड़ेगा दोस्त मेरे, रटना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो। टोटल एक्सपेंडिचर हमने क्या बोला? हटा दिया है डेसिमल वाले को, 2,78,725 करोड़। ये 2024-25 का एस्टीमेट है। 2023-24 में कितना था एस्टीमेट? 2,61,885 करोड़, 2,61,885 करोड़। तो एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे, जो बजट का जो साइज है, क्योंकि बजट का साइज क्या है कि कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, वही बजट का साइज है। कि बजट का मतलब कितना हमारा पैसा पॉकेट अलाउ कर रहा है, उतना ही ना बजट हुआ। तो बजट का साइज जो है 16,840 करोड़ से बढ़ा है पिछले साल के अपेक्षा में। इस साल हम लोगों ने 16,840 करोड़ से हमारी बजट की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो अभी हमने बोला था कि 2,25,676 करोड़ है, वही पिछले साल 2,07,848 करोड़ था। ये टोटल का जंप है 17,828 करोड़ का। रट लेना है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 को रटने में क्या जाता है। टोटल रिसीट की अगर हम बात करें तो 2,78,925 करोड़, 200 करोड़ ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर से, है ना। इसमें अगर आप देखोगे 2023-24 में 2,62,000 था, 085 करोड़। तो इसमें भी एग्जैक्टली सेम जो है अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक, 16,840, यहाँ भी 16,840 एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों। रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें तो हमारा 2,26,798 करोड़ है। और 2023-24 में 2,12,000 था। तो इससे कितना ज़्यादा है? 14,471 करोड़। तो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा से बढ़ा है, हमारा रिसीट कम से बढ़ा है। इतना बात क्लियर होगा? ठीक है, काम चल जाएगा। अब समझो मेरी बात, थोड़ा सा अलग अलग हेड में जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक पाई चार्ट बनाता है सब रेवेन्यू, कहाँ पैसा कहाँ से, वेयर डज रुपी कम फ्रॉम और वेयर डज रुपी गो, है ना। एक ऐसा आप पाई चार्ट देखते होंगे कि भाई यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। ये हम लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि बिहार बजट में जो है ना ऐसा नहीं दिया है, तो हम लोग खुद से बना देंगे। लेकिन बनाने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। हम लोग बोले कि रेवेन्यू का जो रिसीट है मेरे दोस्त, हम लोग क्या बोले कि रेवेन्यू का जो रिसीट है वो 2,26,798 करोड़ है। ठीक है, उस रेवेन्यू के रिसीट में अलग अलग जगह से रेवेन्यू आ रहा है। हम लोग क्या बोले थे, याद करो कि रेवेन्यू की रिसीट में क्या क्या होता है। एक आपका होता है टैक्स रेवेन्यू, और एक आपका होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, हमने बोला था कि स्टेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि स्टेट का शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट का शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, सेंटर का जो टैक्स है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अंग बनता है रेवेन्यू का। तो वही देखो, अगर आप बिहार की बात करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा रेवेन्यू रिसीट आया है 1,65,000 का, उसको हम लोगों ने फिर से तोड़ा है कि स्टेट का शेयर कितना है टैक्सेज में, सेंटर के टैक्सेज में 1,13,011 करोड़ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स इन एड भी तो मिलता है, कुछ ग्रांट्स भी तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो है 52,160 करोड़, 52,160 करोड़। अच्छा, ये सब जो बिहार को स्पेशल पैकेज जो मिला है, वो जब हम लोग इंडिया बजट की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए इंडिया बजट लेके आएँ तो एक बार कमेंट कर देना, ताकि हम लोग को भी लगे कि हाँ भाई सही में एक्चुअल में डिमांड है, क्योंकि बिना डिमांड के सप्लाई करने में मज़ा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप बता देना। और ये जो है ना PDF, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ग्रांट्स इन एड भी सेंटर से आ रहा है, वो 52,160 करोड़ है। और सेंटर के टैक्सेज में स्टेट का शेयर जो है 1,13,000 है। ठीक, तो टोटल मिला के 1,65,000 हो जाता है।
तो ये तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी रिसीट आ रहा है वो हो गया। उसके बाद में स्टेट का अपना खुद का भी तो रेवेन्यू है, और उसमें टैक्स और नॉन टैक्स है। टैक्स रेवेन्यू कितना है? 54,300 करोड़। और नॉन टैक्स कितना है, जिसमें फ़ी फाइन ये सब जो है, इंटरेस्ट प्रॉफिट वो सब चीज़ें जो है, वो 7,325 करोड़ के आसपास में है। टोटल ये मिला के कितना हो रहा है? 61,000 करोड़, 61,625 करोड़। तो आप समझ रहे हो कि स्टेट का खुद का जो रेवेन्यू है टोटल वो 61,625 करोड़ है, और सरकार हमको सेंट्रल से कितना मिल रहा है? 1,65,000 मिल रहा है। मतलब लगभग जो है 3 गुना जो है सेंटर से हमको पैसा आ रहा है। स्टेट का अपना टैक्सेशन पावर्स और टैक्सेशन जो रेवेन्यू है बहुत कम है। समझ में आ रहा है बात? तो कितना इम्पोर्टेंट पिलर है सेंटर से जो पैसा आता है वो आपको अभी अब समझ में आ रहा है। 1,65,172 करोड़ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, जिसमें कि हमारा उसमें सेंटर के टैक्सेज में कुछ आ रहा है और कुछ पार्ट हमारा ग्रांट्स नेट से आ रहा है, और कुछ जो है स्टेट खुद से जनरेट कर रही है रेवेन्यू, वो टैक्स और नॉन टैक्स हो गई। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अब देखो हम लोग क्या बात करेंगे, ये रेवेन्यू रिसीट की बात कर ली, अब कैपिटल रिसीट की बात कर रहे हैं। कैपिटल रिसीट में हम लोगों ने क्या देखा था कि डेट और नॉन डेट कर्जा कुछ जो हो रहा है, जैसे बोरोइंग लोन ये सब ले रहे हो तो वो कर्जा हो रहा है, तो वो 51,688 करोड़ है बोरोइंग जो हम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार कर रही है। और जो लोन का रिकवरी हुआ है, कहीं पे किसी को हम लोग लोन दिए थे वो रिकवरी हुआ है, वो 439 करोड़ हुआ है। अब पैसे नहीं हम लोग के पास तो किसी को देंगे ही नहीं उतना, तो रिकवरी भी तो कम ही ना होगा। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया कि कहाँ से क्या पैसा आ रहा है। अब हम लोग एक पाई चार्ट बना सकते हैं, और ये IS वैली ने बनाया हुआ है आप लोग के लिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक, अभी देखो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, सबसे ज़्यादा यहीं से पैसा आ रहा है 40.52%। टोटल जो हमारा रिसीट है, टोटल रिसीट कितना है जी? टोटल रिसीट यहाँ पे देखो आप 2,78,925 करोड़ है। ठीक है, 2,78,900, इसको सबको जोड़ोगे ना, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, तो उतना आ जाएगा। तो उसमें जो है 40.52% आपका सेंट्रल टैक्सेस से आ रहा है। समझ में आ रहा है? सेंटर का जो हमारा टैक्सेस में शेयर है उससे आ रहा है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद देखोगे तो टैक्स रेवेन्यू जो सरकार का खुद का, स्टेट गवर्नमेंट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू उससे आ रहा है। उसके बाद में जो सेंटर से ग्रांट्स इन एड मिल रहा है वहाँ से आ रहा है। फिर बोरोइंग जो सरकार कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से आ रहा है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमारे हैं वहाँ से, और रिकवरी ऑफ लोन से 0.16%। तो टोटल मिला के इतना ये बनता है। तो कभी अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा हम लोग को आता है, तो सेंट्रल टैक्सेस में जो शेयर है वहाँ से पैसा आ रहा है। सेंट्रल टैक्सेस में जो शेयर है वहाँ से पैसा आ रहा है। उसके बाद में हम लोग का टैक्सेशन से जो पैसा आ रहा है वो है दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे ग्रांट्स इन एड जो मिल रहा है वहाँ से आ रहा है। चौथा नंबर पे जो बोरोइंग कर रही है स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से आ रहा है। पाँचवा नंबर पे जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू वहाँ से, और छठा नंबर पे रिकवरी ऑफ लोन्स जो हो रहा है वहाँ से आ रहा है। अब समझ लिए बात को। अब देखो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है? तो हमने बोला था कि डे टू डे अगर सरकार को काम करने के लिए जो भी पैसा खर्चा होता है वहाँ पे जो है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो सैलरी पे सबसे ज़्यादा खर्चा करती है सरकार, 71,000। ये टोटल जो खर्चा हुआ है 2,25,676 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें बहुत सारा और भी है, लेकिन हम लोग मेन चीज़ देख लेते हैं। सैलरी पे 71,000 करोड़, 71,816 करोड़ खर्चा होता है। पेंशन पे 31,796 करोड़ होता है। उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार जो है किसी से लोन कर्जा वर्जा लिया तो इंटरेस्ट भी देना होता है, तो 20,526 करोड़ वहाँ पे जा रहा है। और सब्सिडी जो सरकार देती है अलग अलग चीज़ों पे, उस पे 11,654 करोड़ रुपया आपका जा रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी और ऑर्डर थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा सैलरी में, उसके बाद पेंशन, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद में सब्सिडी। अब समझो यहाँ पे ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखो। अब हम लोग देख लिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट हम लोग को मिल गया है, हम लोग को सारा चीज़ मिल गया है, तो हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बोलोगे कि एक चीज़ अभी और नहीं है हमारे लिए। रेवेन्यू जो रिसीट, रेवेन्यू सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करना या फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना, ये हम लोग परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई सीधे नंबर्स हम लोग निकाल लिए कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, वैसे कर लिए। लेकिन उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो परसेंटेज के फॉर्म में जब लिखते हैं तो जो GSDP है उसके परसेंट में लिखते हैं कि जो स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंट आपका रेवेन्यू सरप्लस या डेफिसिट है, उसका कितना परसेंट आपका फिजिकल सरप्लस या डेफिसिट है। ठीक है,
तो स्टेट का जो जीएसडीपी है हमारे बिहार का, वो एस्टिमेट ऐसा लगाया गया है कि 2024-25 में 9,76,514 करोड़ होगा। 9,76,514 करोड़, 9,76,514 करोड़, ये याद रखना पड़ेगा, मजाक थोड़े कर रहे हैं यहाँ पे, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और ये कितना ज़्यादा है पिछले बार से? 15.5%। 15.5% हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा है, साइज इसका बढ़ा है। ठीक, तो अब आप समझो रेवेन्यू सरप्लस की अगर आप बात करोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, हमको रिसीट ज़्यादा आया है, आप देख लो खुद, आपको जो है रिसीट कितना आ रहा है रेवेन्यू में? 2,26,798 करोड़, और खर्चा कितना कर रहा है? 2,25,676 करोड़ खर्चा कर रहे हो, मतलब खर्चा कम है, आपको पैसा ज़्यादा आया है। तो इसीलिए यहाँ पे रेवेन्यू जो है सरप्लस है, इसलिए ग्रीन कलर से हम लोगों ने दिखाया है। आप देखोगे रेवेन्यू सरप्लस है क्योंकि जो खर्चा है वो हम कम कर रहे हैं और जो हमारे पास आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। और वो कितना आ रहा है ज़्यादा? 1,121 करोड़, 1,121 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस बजट है इस बार का। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस बजट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, और ये 0.11% ऑफ जीएसडीपी है, मतलब 1,121 करोड़ 9,76,514 करोड़ का कितना परसेंट है? तो 0.11% है। ठीक, और वहीं फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो टोटल बोरोइंग कितना हम लोगों ने किया है, इसको आप बोल सकते हो, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल मतलब वही है, टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग, उस तरीके से करोगे तो 29,095 करोड़ आता है। इसको रट लेना प्लीज़, ठीक है, और ये आता है 2.98% के आसपास में। ठीक है, 2.98% के आसपास में फिजिकल डेफिसिट आपका आता है, और यहाँ पे हम लोग को जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा है, इसीलिए फिजिकल हमारा डेफिसिट है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 2.98 करोड़ % है और हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना है। ये सब जीएसडीपी आपको हमने बता ही दिया। और एफआरबीएम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है भारत सरकार की, जिसके थ्रू हम लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा सा आप ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ पैसा लेके एकदम घी पी रहे हैं, थोड़ा सा कर्जा वर्जा को लिमिट में रखने की कोशिश करनी है। और इसीलिए इन्होंने बोला एफआरबीएम एक्ट ने कि 3% जो है फिजिकल डेफिसिट का एक लिमिट हम रख रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और आप देखोगे कि यहाँ पे 2.98% है, मतलब कि हमारा कम ही है। दोस्तों हम लोग अभी हुंकार बैच में जो हम लोग का प्रीलिम्स बैच है उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं, मतलब कल ही आ जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, और इसमें बेसिकली रिवीजन सारे सब्जेक्ट का हो जाएगा, स्टैटिक से लेके करंट से लेके सब चीज़ का, और इट इज़ फ्री फॉर हुंकार बैच। तो अगर आपको हुंकार बैच लेना है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक इट, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, एक बार लेक्चर देखो, नोट्स रिवाइज करो। हम लोग नोट्स देते हैं दोस्त, हम लोग नोट्स देते हैं, और ऐसा नोट्स देते हैं जो कि यूपीएससी में भी कोई शायद ऐसा नोट्स ना देता हो। 150 घंटे के लेक्चर्स लगभग हैं, 1.5x पे देखो 100 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 3-3, 4-4, 5-5 घंटा देखोगे, अभी डेली का 20-25 दिन में लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, नोट्स रिवाइज हो जाएंगे और टेस्ट दे दो, खत्म कहानी। तो हुंकार बैच दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारा लेक्चर्स हम ही पढ़ाए हैं। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में एलोकेशन भी पूछ देता है कभी कभी, कितना एलोकेट हुआ है, क्या हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन अगर आप देखोगे तो एजुकेशन में हुआ है, उसमें 52,693 करोड़ रुपया गया है, दैट इज़ 18.89%। टोटल जो हम लोग का एलोकेशन है, टोटल जो खर्चा है उसका 18% यहाँ गया। उसके बाद में होम में गया है 16,323, हेल्थ में गया है 14,932, रूरल डेवलपमेंट में गया है 14,296, सोशल वेलफेयर में गया है 8,238 करोड़, रोड कंस्ट्रक्शन में 5,702, एग्रीकल्चर में 3,600 करोड़। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक बार आप ये अगर याद ना भी रहे ना, कुछ थोड़ा सा एजुकेशन का इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी डिपार्टमेंट को गया है, तो इसीलिए एजुकेशन का याद रख लेना और इसका आप परसेंटेज याद रख लेना। बाकी का थोड़ा सा एक बस ऑर्डर याद रख लेना कि एजुकेशन के बाद होम है, होम के बाद हेल्थ है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है, उसके बाद सोशल वेलफेयर है, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन के बाद होम, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो ये बजट प्रेजेंट हुआ है तो हमने क्या बोला कि बजट एस्टिमेट आता है 2024-25 के लिए। ठीक है, और लेकिन जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो 2023-24 के लिए आता है, और एक और आपको मिलता है डाटा एक्चुअल एस्टिमेट, वो मिलता है आपको 2022-23 के लिए। तो 2022-23 से रिलेटेड कुछ जो डेटा मिला इस बजट के प्रेजेंटेशन में वो हमने यहाँ पे लिखे हुए कि फिजिकल डेफिसिट जो था 2022-23 में वो 5.97% था, जो कि एफआरबीएम एक्ट के 3% के लिमिट को ब्रीच कर रहा है।
उसको जो है बाहर छेद के निकल जा रहा है। तो इसमें रीज़न क्या देता है बजट में कि इंटरेस्ट फ्री लोन हमको मिल गया, हमको कर्जा मिल गया जिसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, तो इसलिए खूब कर्जा ले लिए, कोई बात होता है। लेकिन ये एग्जैक्ट सेम वर्ड बजट में दिया हुआ है, आप पढ़िएगा बजट तो उसमें आपको मिलेगा कि 5.97% इसलिए हुआ है कि इंटरेस्ट फ्री लोन हमको मिल गया। इंटरेस्ट पेमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे को जितना भी रेवेन्यू रिसीट आया 2022-23 में, उसका 8.79% हम इंटरेस्ट को पे करने में ही ख़त्म कर दिए। ग्रोथ रेट की अगर आप बात करें तो 2022-23 में 10.64% था हमारे जीएसडीपी, हमारे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट वॉज 10.64%, विच वॉज हाइएस्ट अमॉन्ग स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक, तो स्टेट और यूटीज़ में हाईएस्ट था ये, 10.64% ग्रोथ रेट था। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि इस बार 7 निश्चय 2 के लिए 5040 करोड़ का आवंटन किया गया है। 7 निश्चय 2 में क्या क्या है ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको रटना भी चाहिए। 5040 करोड़ का यहाँ पे आवंटन हुआ है। एक और चीज़ आपको बताएंगे कि पब्लिक डेट की भी बात हुई है कि जो पब्लिक डेट होता है अलग अलग जो है आप सरकार के इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं चाहे सब, तो अगर आप उसको देखोगे तो 2,97,909 करोड़ ऐसा बोला गया है कि 2024-25 में अनुमानित है, एस्टिमेट है इतना होगा पब्लिक डेट, विच इज़ कितना 30.51% ऑफ जीएसडीपी। जो बिहार का 976 उसके आगे में कुछ था ना, वो रट के आपको रखना पड़ेगा। 9,76,545 करोड़ आई थिंक कितना था 514 करोड़, ठीक है। तो 9,76,514 करोड़ का ये 30.51% होता है पब्लिक डेट। 2023-24 में 2,68,000 ये था जो कि 31% ऑफ उस समय का जीएसडीपी का था। इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। टोटल डेट भी एक फिगर दिया हुआ है जो हम लोग अभी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। टोटल डेट कितना है, ये तो पब्लिक डेट है, अब प्राइवेट एंटिटी से भी तो लेता है सरकार, तो टोटल डेट कितना है इसका भी एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, बजट में ये मेंशन्ड है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए अलग से मतलब स्पेसिफिक माइनर हेड में, माइनर हेड का मतलब ये होता है कि उसी चीज़ के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके अलावा आप इधर उधर में खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो SC/ST के लिए फंड आया है 17,049 करोड़ जो कि माइनर हेड में आया है, मतलब कि इन्हीं के लिए खर्चा करना पड़ेगा, इन्हीं के वेलफेयर के लिए, कहीं और आप इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। माइनर हेड का मतलब ये होता है। तो इसी के साथ में दोस्तों बजट में जो भी चीज़ें थी आप लोग को हमने बता दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा कि कैसा क्या लगा, और इकोनॉमिक सर्वे सबका चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एक चीज़ अब हम और करा देंगे, बस 2-3 मिनट में 5-7 क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेते हैं और देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं, उसके बाद में ये करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग आंसर कर दीजिए, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, एस्टिमेट कितना है याद है? 2,78,725.72 करोड़ बी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है, बताओ बताओ। इसका आप लोग कमेंट में आंसर करते जाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई एम टेलिंग यू, कुछ चीज़ें जो है ना अभी लास्ट में हमारा बात भी मान लो आप, बहुत फ़ायदा होने वाला है। आई एम सेइंग विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कमेंट में आंसर बताओ क्या होगा। ए होगा 2.98, आप पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, फिर चेक कीजिए, ठीक। उसके बाद में ये देखो आप, विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाइएस्ट एनुअल स्कीम आउटले इन द बिहार बजट। हाइएस्ट एनुअल स्कीम आउटले किसके पास है, किसके पास है जी, एजुकेशन के पास है, ठीक है। अब ये जो है ना 22,000 करोड़ ये स्कीम के लिए दिया गया है, मतलब कि देखो कुछ स्कीम और कुछ बाकी नॉन स्कीम के लिए होता है। जैसे जितने सारे स्कीम्स चल रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सब समग्र शिक्षा अभियान, ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए पैसा कितना दिया गया वो ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। बट एक बात समझो कि टोटल अगर डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है तो उसके स्कीम वाले पार्ट को भी सबसे ज़्यादा पैसा मिला होगा, क्योंकि स्कीम के अलावा और भी चीज़ें हैं। जैसे मान लो सैलरी देना है, चीज़ें देनी है, तो वो सब स्कीम का तो पार्ट नहीं है, ठीक। तो वो सब चीज़ें, वो सब कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो सैलरी वगैरह हो गया, तो वो सब भी इंक्लूड करके इसका 52,000 कुछ पहुंचा हुआ था। लेकिन स्कीम की अगर हम बात करें तो 22,000 करोड़ पहुंचा हुआ है, जो कि इतना इसका 22% है टोटल स्कीम आउटले का, ठीक। अब ये बता दो, इसका कमेंट में आप लोग कमेंट में लिखते चलो, 4 दागो, कमेंट में से लिखो 4 और इसका आंसर ABCD ऐसे कर दो। एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस फॉर बिहार कितना है, रेवेन्यू सरप्लस हमने बोला कितना है वो बताओ, कौन सा उसका ऑप्शन होगा। ये है 1,121.41 करोड़, है ना, ये सब तो याद ही रखना पड़ेगा। चलो आ जाओ। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर बिहार, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है बिहार के लिए एस्टिमेटेड, बताइए जी। 53,048.72 करोड़, यस।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन अंडर द एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो ये एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट का मतलब स्कीम के अलावा ये सब जो चीज़ें हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है बताइए? सैलरी को दिया गया है, अभी हम लोगों ने देखा है, राइट, सैलरी को दिया गया है। उसके बाद में ये देखिए, बताइए एस्टिमेटेड स्टेट का अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू कितना है 2024-25 के लिए? ये सबको आप कमेंट में लिखते चलो, मैं बता रहा हूँ। इस कितना है? 54,300 करोड़ है, ठीक, यही इतना ही था ना? अगर डाउट है तो देख लो आप जाके। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल डेट? अब हम लोगों ने पब्लिक डेट देखा था, यहाँ पूछ रहा है टोटल डेट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको हो गया है। अब इसमें हम लोग 297 जो है ना वो पब्लिक डेट पढ़े थे, टोटल डेट जो है वो प्राइवेट वाला को ही मिला गया, वो है 3,48,370 करोड़, जो कि आपको कितना 35.67% GSDP का आता है। तो टोटल डेट 35.67%, पब्लिक डेट 31% के आसपास में, 29% के आसपास में जो भी था, ठीक। तो इस तरीके से आपका बजट समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें भी बताओ, और हम लोग जो है अगर आप कमेंट करोगे तो इकोनॉमिक सर्वे भी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।